नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2023 को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है कैंडेला, एम्पियर, पास्कल या डेसिबल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? डेसिबल। और दोस्तों, कैंडेला किसके मापने की इकाई है? ज्योति तीव्रता। एम्पियर किसकी मापक इकाई है? विद्युत धारा की। और पास्कल किसकी मापक इकाई है? किसकी? दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? आपके पास ए ऑप्शन है, पारा पानी से भारी है। ऑप्शन बी है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया के कारण। ऑप्शन डी है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, जिसके कारण से लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आपके पास ऑप्शन है, निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न तापमान के कारण या निम्न श्यानता के कारण। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। आपके पास ऑप्शन ए है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ऑप्शन बी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों, आइए अब हम ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को देखते हैं। पहला उपकरण है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर सेल की बात करें तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोमबत्ती की बात करें तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार की बात करें तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, चली हुई गाड़ी में, बहता हुआ पानी में या चलते हुए हथौड़े में। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचा हुआ धनुष में। तो दोस्तों, इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो आपके पास सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। दोस्तों, खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा है। इसके उदाहरणों में जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, यह सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। दोस्तों, यहाँ से आपसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। अब हम इसका सूत्र होता है mgh। m का मतलब होता है मास और g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और h का मतलब होता है हाइट। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है mgh। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा के उदाहरणों में जैसे गिरती हुई वस्तु, एक तेज कार, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, एक उड़ता हुआ विमान, बहता हुआ पानी, बहती पवन, दौड़ता धावक इत्यादि सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आपसे अगली बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बहता हुआ पानी कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का
या स्थितिज ऊर्जा का? तो इसका सही जवाब देना है आपने गतिज ऊर्जा का। इसका सूत्र होता है हाफ mv²। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र बताना है आपने हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण या घर्षण बल के कारण। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से क्रीम अलग हो जाती है। दोस्तों अपकेंद्रीय बल के उदाहरणों में जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, यह सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण या गुरुत्व के कारण। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। इसके उदाहरणों में जैसे पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। और दूसरा उदाहरण है साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। उदाहरण 3 की बात करें तो साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और चौथा उदाहरण है स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते हैं। ठीक है, स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपरी भाग में फैल जाता है। तो यह किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आपसे अगली बार पृष्ठ तनाव के उदाहरणों को भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसके कारण पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका सही जवाब देना है आपने पृष्ठ तनाव के कारण। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। तो आपने इसका सही जवाब देना है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है वाइज, पास्कल, बार या केल्विन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाइज। श्यानता की इकाई है वाइज। और दोस्तों पास्कल किसकी मापक इकाई है? किसकी है? दाब की। और बार किसकी मापक इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। दोस्तों केल्विन किसकी मापक इकाई है? किसकी मापक इकाई है? ताप की। दोस्तों आइए अब कुछ भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक को जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है?
रेडियन। ठीक है। क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। और चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। और दोस्तों बल का CGS मात्रक होता है डाइन। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। दोस्तों आपने इन सभी भौतिक राशियों और इनके मात्रकों को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही बड़ी संभावना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश और अदिश दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अदिश राशि। आयतन एक अदिश राशि है। इसके दोस्तों आइए अब हम अदिश राशियों के कुछ अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं। अदिश राशियों में जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आयतन, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, ताप, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, ये सभी अदिश राशियां हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे द्रव्यमान कौन सी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो इसका सही जवाब होगा अदिश राशि। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश राशि या अदिश राशि? तो इसका सही जवाब होगा अदिश राशि। इसी तरह से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आपसे फिर पूछा जा सकता है कि चाल कौन सी राशि है? सदिश राशि या अदिश राशि? तो इसका सही जवाब देना है आपने अदिश राशि। सदिश राशियों में जैसे वेग, संवेग, आवेग, बल, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रबलता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश और अदिश दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपने क्या बताना है? सदिश, आवेग एक सदिश राशि है। और बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व कम होता है, दूध का घनत्व अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन के का रासायनिक नाम है? आपके पास ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है फिलोक्विनोन। तो दोस्तों इनमें से विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सा है? रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है, या फिलोक्विनोन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक होता है टोकोफेरॉल। दोस्तों आइए अब हम विटामिन और उनके रासायनिक नामों को डिस्कस करते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिमाइड। ठीक है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। नेक्स्ट है विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है
बायोटीन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक एसिड। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया, जो आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।